एविएशन की दुनिया में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का गायब होना आज भी सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य माना जाता है। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली यह फ्लाइट अपने 239 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ अचानक गायब हो गई। इस घटना ने न केवल विमानन विशेषज्ञों को हैरान किया, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस फ्लाइट के बारे में कई सिद्धांत, जांच और खोज अभियान चलाए गए हैं, लेकिन इसका ठोस जवाब आज तक नहीं मिला। आइए इस रहस्य को हर पहलू से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ MH370 के साथ और यह क्यों एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब MH370 ने कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी नियमित उड़ान भरी। यह एक बोइंग 777 200 ER विमान था, जो उस समय के सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता था। इसमें 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। यात्री 15 अलग अलग देशों से थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के नागरिकों की थी। फ्लाइट का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन झरी अहमद शाह, जो 53 साल के अनुभवी पायलट थे और मलेशिया एयरलाइंस के सबसे सम्मानित पायलटों में से एक थे। उनके साथ थे 27 साल के को पायलट फारिक अब्दुल हामिद, जो अपनी अंतिम प्रशिक्षण उड़ान के बाद पूर्ण प्रमाणन प्राप्त करने वाले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब फ्लाइट ने रात 12:41 पर उड़ान भरी और अपनी निर्धारित ऊंचाई 35,000 फीट पर पहुंची। लेकिन उड़ान भरने के 38 मिनट बाद जब विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर था, कुछ ऐसा हुआ जिसने इस उड़ान को हमेशा के लिए रहस्य बना दिया। कैप्टन झेरी ने आखिरी बार हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया और कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यह संदेश मलेशियाई हवाई क्षेत्र से वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान दिया गया था। इसके बाद विमान का ट्रांसपोंडर, जो उसकी स्थिति और पहचान को हवाई यातायात नियंत्रण तक पहुंचाता है, अचानक बंद हो गया। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। ट्रांसपोंडर के बंद होने से विमान सामान्य रडार से गायब हो गया और हवाई यातायात नियंत्रण उसे ट्रैक नहीं कर पाया। यहां से कहानी और जटिल हो जाती है। मलेशियाई सैन्य रडार ने बाद में खुलासा किया कि ट्रांसपोंडर बंद होने के कुछ ही मिनट बाद विमान ने अपने निर्धारित मार्ग से तीखा मोड़ लिया। यह बीजिंग की ओर उत्तर पूर्व में जाने के बजाय दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गया। यहां सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया? सैन्य रडार ने दिखाया कि विमान मलय प्रायद्वीप को पार करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ा, फिर पेनांग द्वीप के आसपास घूमा और अंडमान सागर की ओर निकल गया। यह सब 1 घंटे से अधिक समय तक चला। इसके बाद यह रडार से पूरी तरह गायब हो गया। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमयी है। इनमारसैट नामक एक उपग्रह कंपनी के डेटा से पता चला कि विमान ट्रांसपोंडर बंद होने के बाद भी कई घंटों तक उड़ता रहा। इनमारसैट के पिंग्स, जो विमान और उपग्रह के बीच समय समय पर होने वाले संकेत थे, ने संकेत दिया कि MH370 दक्षिणी हिंद महासागर की ओर बढ़ा। ये पिंग्स 2 संभावित छापों आर्क्स पर आधारित थे। एक उत्तरी चाप जो वियतनाम से मध्य एशिया तक फैला था, और दूसरा दक्षिणी चाप जो जावा से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम तक था। विशेषज्ञों ने उत्तरी चाप को खारिज कर दिया क्योंकि वहां कोई रडार ट्रैकिंग या मलबा नहीं मिला। इस तरह ध्यान दक्षिणी हिंद महासागर पर केंद्रित हो गया। लेकिन सवाल यह था कि विमान वहां क्यों गया, और अगर वह क्रैश हुआ तो उसका मलबा कहां है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन की सरकारों ने मिलकर दक्षिणी हिंद महासागर में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की खोज की। इसमें 334 खोज उड़ानें, दर्जनों जहाज और पनडुब्बियां शामिल थीं। यह क्षेत्र अपने गहरे पानी, ऊबड़ खाबड़ समुद्री तल और खराब मौसम के लिए कुख्यात था। औसत गहराई 4 किलोमीटर थी, जो खोज को और मुश्किल बना रही थी। फिर भी इस विशाल प्रयास के बावजूद विमान का मुख्य मलबा या ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। हालांकि कुछ सुराग जरूर मिले। जुलाई 2015 में रियूनियन द्वीप, हिंद महासागर में एक फ्रांसीसी क्षेत्र पर एक फ्लैपरॉन मिला जो विमान का एक हिस्सा था। बाद में इसे MH370 का हिस्सा होने की पुष्टि हुई। यह पहला ठोस सबूत था कि विमान वास्तव में हिंद महासागर में गिरा था। लेकिन ये टुकड़े छोटे थे और पूरे विमान की कहानी नहीं बता सके।
मुख्य मलबा, यात्रियों के अवशेष और ब्लैक बॉक्स जो उड़ान डेटा और कॉकपिट बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, आज तक नहीं मिले। इस रहस्य ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। पहला सिद्धांत था कि यह एक तकनीकी खराबी थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि विमान में आग लगी होगी या डिप्रेशराइजेशन हुआ होगा, जिसके कारण चालक दल बेहोश हो गया और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक कि ईंधन खत्म नहीं हो गया। लेकिन इस सिद्धांत में कई खामियां थीं। अगर ऐसा हुआ होता तो विमान को इतने सटीक मोड नहीं लेने चाहिए थे, जैसा कि रडार डेटा से पता चला। साथ ही कोई संकट संकेत क्यों नहीं भेजा गया? यह सिद्धांत उस जानबूझकर किए गए मार्ग परिवर्तन को समझा नहीं पाया। दूसरा सिद्धांत था हाईजैकिंग। कुछ लोगों का मानना था कि विमान को किसी ने अपहरण कर लिया होगा, शायद यात्रियों में से किसी ने या बाहरी ताकत ने। लेकिन इस सिद्धांत को कम समर्थन मिला, क्योंकि किसी भी समूह या व्यक्ति ने जिम्मेदारी नहीं ली। साथ ही हाईजैकर्स आमतौर पर कोई मांग रखते हैं, जो इस मामले में नहीं हुई। तीसरा और सबसे चर्चित सिद्धांत था कि यह पायलट की आत्महत्या थी। कैप्टन जहरी पर सबसे ज्यादा शक हुआ। जांच में पता चला कि जहरी के घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर था, जिसमें उन्होंने हिंद महासागर की ओर एक समान मार्ग का अभ्यास किया था। यह अभ्यास फ्लाइट के गायब होने से कुछ हफ्ते पहले किया गया था। इसके अलावा उनके निजी जीवन में परेशानियां होने की बात भी सामने आई, जैसे उनकी शादी टूटने की कगार पर थी और वह मानसिक तनाव में थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि उन्होंने कॉकपिट को लॉक कर दिया, ऑक्सीजन सिस्टम बंद कर दिया और विमान को जानबूझकर क्रैश कर दिया। लेकिन जहरी के परिवार और दोस्तों ने इस सिद्धांत का पुरजोर खंडन किया। उनका कहना था कि वह एक समर्पित पायलट और खुशमिजाज इंसान थे, जिनके पास आत्महत्या का कोई कारण नहीं था। फिर भी यह सिद्धांत सबसे मजबूत माना जाता है, क्योंकि यह रडार डेटा और विमान के व्यवहार से मेल खाता है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि फ्लैपरॉन की स्थिति से लगता है कि विमान नियंत्रित तरीके से पानी में उतारा गया था, न कि तेज गति से क्रैश हुआ था। इस रहस्य का एक और पहलू है मलेशिया सरकार और एयरलाइंस का रवैया। फ्लाइट के गायब होने के बाद शुरुआती घंटों में भ्रम और देरी की स्थिति थी। इस देरी की वजह से सरकार की आलोचना हुई। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर जानकारी छिपाई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने 2020 में कहा कि मलेशियाई अधिकारियों को शुरू से ही शक था कि यह पायलट की आत्महत्या थी, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। खोज अभियान जनवरी 2017 में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन निजी प्रयास जारी रहे। टेक्सास की कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने 2018 में नो फाइंड नो फी आधार पर खोज की, लेकिन वह भी विफल रही। हालांकि दिसंबर 2024 में मलेशिया सरकार ने ओशन इन्फिनिटी के साथ $70 मिलियन का नया करार किया और फरवरी 2025 में खोज फिर शुरू हुई। यह नई खोज 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो रही है, जो नवीनतम डेटा और विशेषज्ञ विश्लेषण पर आधारित है। तकनीकी प्रगति के कारण उम्मीद है कि इस बार कुछ ठोस मिल सकता है। MH370 का रहस्य सिर्फ एक विमान के गायब होने की कहानी नहीं है। यह मानव जिज्ञासा, तकनीकी सीमाओं और दुख की कहानी है। लेकिन जब तक विमान का मलबा और ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, यह रहस्य अनसुलझा रहेगा। MH370 की कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें इसके तकनीकी पहलुओं, जांच के दौरान सामने आए विवादों और इसके वैश्विक प्रभाव को भी देखना होगा। यह घटना सिर्फ एक विमान के गायब होने तक सीमित नहीं थी। इसने विमानन उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय भावनाओं को भी प्रभावित किया। आइए इस रहस्य के हर कोण को और विस्तार से जानते हैं कि यह क्यों आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करता है और इसे सुलझाने में क्या क्या चुनौतियां आई।